मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका जो है उस मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और उस मूल ग्रंथ के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक टाक कथन का अध्ययन किया, तत्पश्चात वर्णमाला पढ़ी और उसके बाद में संधि विचार पर चर्चा किया। संधि विचार में संधियाँ कहाँ कहाँ होती हैं और संधि कब कब हो सकती हैं, किन किन वर्णों में संधि होगी। उसके पश्चात हमने पढ़ा संधि के भेद, संधि के मुख्य 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तत्पश्चात हमने स्वर संधि के भेद पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, उसके अपवाद को पढ़ा, या गुण संधि उसका अपवाद पढ़ा, यण संधि उसका अपवाद, वृद्धि संधि का अपवाद, अयादि संधि, उसके बाद पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृत भाव संधि। इस प्रकार से हम लोगों ने 8 संधियों, स्वर संधियों के 8 प्रकार को पढ़ा। अब उसके पश्चात हमने पेज नंबर 52 में जहाँ पर स्वर संधि खत्म हुई थी प्रकृत भाव संधि से, वहीं पर ही आपकी हल संधि यानी व्यंजन संधि स्टार्ट हो गई थी। तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा कि व्यंजन संधि कब होगी। तत्पश्चात हमने व्यंजन संधि के भेद के रूप में पहली संधि शुद्ध संधि पढ़ा और अब जो है उसी का अपवाद एक दिया गया था कि मतलब जो है जब शाह होता है, जब मूर्धन्य शाह होता है, दंत शाह ना हो करके मूर्धन्य शाह ता वर्ग से पहले आता है, तो मूर्धन्य शाह उसको चा वर्ग नहीं आदेशित हो जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा था और इसका अपवाद देखिए पेज नंबर 53। जिन लोगों ने संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका ले रखी है वो अपनी पुस्तक देखिए, पुस्तक खोल के आप जो है अध्ययन करिए, पुस्तक अपने पास में रखिए और एक हाईलाइटर साथ में रखिए। अगर कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको देखिए, कभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं कुछ चीज़ें आपका भी माइंड लगता है कि नहीं इसको हाईलाइट करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, तो हाईलाइटर एक साथ में रखिए और उसको हाईलाइट करते चलिए। देखिए नोट्स तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी तो कुछ नोट नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है हाईलाइट करते चलिए, लाइन को हाईलाइट करते चलिए। जैसे कि जो परिभाषा है उसको हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसका जो आपका उदाहरण दिया गया उसको, अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट व्यंजन संधि जो है उसका रूप ना देकर, श्रुत ना देकर डायरेक्ट परिभाषा पर आ गए हैं और नीचे जो है उसका सूत्र दे दिए हैं, तो ये एक तरीके से खिचड़ी टाइप का है ना, तो उसको आप सीरियल वाइज एक व्यवस्थित तरीके से करते चलिए। तो वहाँ आप छोटा सा एक पेंसिल रखिए, उस पर हेडिंग डाल लीजिए च्युत संधि, तो च्युत संधि का जो उदाहरण है और नीचे नंबर वन तो मैं अच्छी कर लेंगे। तो जैसे कभी आपको नोट्स भी बनाना हुआ, मेरे द्वारा नहीं, खुद से नोट्स, देखिए जब आप खुद से नोट्स जो बनाई जाती है ना, वो ज़्यादा हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए अच्छी होती है कि हमें पता होता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हम कहाँ कहाँ अटक सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम भूल सकते हैं। तो जब हम मूल ग्रंथ को पढ़ के खुद से खुद नोट बनाते हैं तो उसकी कुछ अलग ही बात होती है। तो आप वैसे अगर आप जहाँ पर अटकते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर खुद से नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको जैसा लगे। अच्छा, ये हाईलाइट वाला काम आप थोड़ा सा करते चलिएगा, क्योंकि हाईलाइट करते रहेंगे तो बाद में आपको देखिए हो सकता है कि LT ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। और LT ग्रेड जो है, LT ग्रेड और TGT जो का लेवल है ना, वो दोनों सेम है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें भगवत गीता है ना, द्वितीय अध्याय है शायद भगवत गीता का, और आपका जो है लघु सिद्धांत कौमुदी है इसमें, है ना, तो थोड़ा सा व्याकरण का है और एक ये है। और बाकी देखिए ये 2 पुस्तकें आई हैं, तो आपको जो मेघदूतम है, मेघदूतम का एक ही पार्ट पढ़ना है, दोनों पार्ट नहीं पढ़ना है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ में से। तो कुछ चीज़ें वहाँ है, मतलब कुल मिला के आपको जितना अध्ययन TGT में करना। और TGT के यदि आप अभ्यर्थी रहे हैं, TGT की तैयारी करते रहे हैं, तो आपको LT में कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो वही देखिए संधि वगैरह, उदाहरण वगैरह वैसे ही होते हैं सब। अब बाबूराम सक्सेना जी थोड़ा दूसरे तरीके से, और बाकी देखिए नियम वम तो सब थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। जैसे कि आपका प्रत्याहार 44 उन्होंने बताया है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ें, कई चीज़ें हैं। तो एक बार मूल ग्रंथ खैर उसको भी पढ़ लीजिएगा अगर LT की वैकेंसी आती है तो, और अध्ययन करते चलिए। मेरा मानना है ये कि जैसे और भी जो मूल पुस्तक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है आपका, चतुर्थ अंक है आपका, किरातार्जुनीयम है जो प्रथम अंक, और इसके अलावा आपका उत्तराम चरितम का तृतीय अंक हुआ, मेघदूतम हुआ आपका, और
उसके बाद मेघदूतम के अलावा और भी जो पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ते रहिए, और मतलब लाइन बाय लाइन आप उसका वाचन करते रहिए। वाचन करते रहेंगे ना तो आपको लाइनें खुद ब खुद, अच्छा एक बार जब आपने उसका अर्थ सहित पढ़ लिया है तो वाचन करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो गा रहे हैं ना वो हिंदी वाला, मतलब आपको वही चीज़ घटनाएं घटित होती हुई नज़र आती हैं। और यकीन मानिए कि जब आप पूरी पुस्तक एक बार अगर अध्ययन कर लिए हैं, उसका अर्थ पूरे अच्छे से उसको पढ़ लिए हैं, तो जब आप वाचन करेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है वाचन करने में। जैसे मेघदूतम है, जब हम मेघदूतम को वाचन करते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेघ वाला कैसे जा रहा है, मेघ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, वो ऐसा लगता है साक्षात हो रही हैं वाचन करने पे। तो चलिए खैर इतना ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ एक अपवाद जो इष्टुत्व संधि हमने विषय व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने पहली संधि पढ़ी थी इष्टुत्व संधि, स्तोष्टुनाष्टु जिसका सूत्र था यानी दंत शकार और ता वर्ग पहले शब्द के आखिरी में हो, बाद में मूर्धन्य नहीं तालव्य शकार हो, और या फिर चा वर्ग हो, तो जो ता वर्ग है उसको चा वर्ग आदेशित हो जाएगा, और जो दंतशा है उसको आपका दंतशा है उसको तालव्यशा आदेशित हो जाएगा, ऐसा पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद दिया, और अपवाद का एक सूत्र या एक कार्यकल लिख दी शात। उन्होंने कहा शात, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये शा को शा पहले भी आ जाए और ता बाद में आ जाए तो ये कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा शात इस सूत्र के हिसाब से अपवाद दे दिया, कहा कि जब ता वर्ग सा के बाद आते हैं, पहले क्या था शा बाद में आता था, ता वर्ग पहले आता था, तो कह रहा है जब सा के बाद ता वर्ग आए तो उसके स्थान पर चा वर्ग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर चा वर्ग नहीं होगा। अगर ये क्रिया पहले आएगी तभी होगा, अगर ये सा के बाद में आ रहा है तो चा वर्ग आदेशित नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण दे दिया कि विष धन ना, क्या उदाहरण दे दिया, विष धन ना। अब देखिए यहाँ पे शा आया है लेकिन ये दंत शा नहीं है, ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, तालव्य सा है। ये कौन सा सा है, ये तालव्य सा है, और तालव्य सा जो है पहले आ गया और जो ता वर्ग है बाद में आ गया है, तो ये जो 7 सूत्र है ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है चा वर्ग आदेशित नहीं होगा, यानी जो ये ता वर्ग है इसको चा वर्ग आदेशित नहीं होगा। आदेश नहीं होगा तो इसको जब संधि करेंगे तो रूप बनेगा विष्णा। एक उदाहरण और 7 का दिया, दूसरा उदाहरण, ये दोनों उदाहरण 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नधन्ना प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब शुद्ध संधि लिखिएगा तो अपवाद में हेडिंग डालिएगा 7, सूत्र या वार्तिक डालिएगा 7, और 7 के उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिएगा ये, क्योंकि टीजीटी परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है कि विष धन्ना बराबर विष्णा, यह संधि कार्य किस सूत्र के हिसाब से हुआ है, ये भी पूछ सकता है तो आप 7 लिख देंगे। और ये भी पूछ सकता है कि विष्णा का संधि विच्छेद 7 सूत्र के हिसाब से क्या होगा, तो आप लिखेंगे विषधन्ना, है ना। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हर तरीके से आप अपने माइंड को दौड़ाते रहिए। अब खा नंबर आते हैं। खा नंबर कह रहा है कि जब चंद, देखिए खा नंबर में है, खा नंबर का सूत्र आप देख लीजिए, यहाँ पे जो नंबरिंग पड़ी है ना, नंबरिंग अगर देख लीजिए तो नीचे देख लीजिए जो लाइन खींची हुई, लाइन के नीचे नंबर पड़ा है, यानी उसका सूत्र दिया गया इष्टुना सूत्र, यानी अब इष्टुत्व संधि पढ़ा आपने, अब इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे, या व्यंजन संधि की दूसरी संधि है, व्यंजन संधि की दूसरी संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट दूसरी संधि नहीं लिखा गया है, यही सब है कि आपको व्यवस्थित करना है नोट्स में। अब यहाँ पे आप लिखिए इष्टुत्व संधि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वो क्या है, इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, देखिए नीचे देखिए, इष्टुना इष्टु, इष्टु ना इष्टु। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, यहाँ डाल लीजिए इष्टुत्व संधि, ठीक है, ये हेडिंग पड़ गई। ये आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत दूसरी संधि, इसका सूत्र है इष्टुना इष्टु, है ना, ये सूत्र है। अब इष्टुना इष्टु यानी कि ये वाला सा और ता वर्ग और न, तो अब देखिए जब दंत सकार और ता वर्ग के बाद, अब ये दे दी गया यहाँ ऊपर से जो है
यही तो अनुवृत्ति होती है। ऊपर का जो आधा सूत्र है वो इस पर फॉलो हो रहा है। इस च्युत संधि में आपने देखा कि इस च्युत संधि स्तो ष्टुना ष्चु यानी जब दंत शकार और ता वर्ग के बाद, तो जो स्तो है ना वो यहाँ भी लागू हो गया है, इसकी अनुवृत्ति हो गई है। तो यहाँ भी लागू हो रहा है, कह रहा है कि जब दंत शकार और ता वर्ग के बाद, यानी दंत शकार और ता वर्ग कंडीशन दोनों में लागू होगी, यानी पहले शब्द के आखिरी में दंत शकार होगा या तो ता वर्ग का कोई वर्ण होगा, तो या तो शुत्व संधि होगी या तो ष्टुत्व संधि होगी। अब इन दोनों को कैसे भेद करेंगे? अब जब चा वर्ग होगा और आपका जो है तालव्य शकार होगा, तब आपकी शुद्ध संधि होगी। लेकिन जब मूर्धन्य शकार होगा और टा वर्ग होगा, मूर्धन्य शकार और टा वर्ग से योग आता है, तो ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो रहा था ष्टुत्व संधि में, लेकिन ष्टुत्व संधि में ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है, और जो शा है दंत शकार है उसको मूर्धन्य शकार हो जाता है। जरा सा डिफरेंस है। अब स्तो जो है, स्तो का की अनुवृत्ति नीचे वाले जो है संधि में कर ली गई है। अनुवृत्ति यानी कि उसी को फिर से जो है मान लिया गया है कि जब दंत शकार और ता वर्ग के बाद, अब यहाँ कह गया है सा और टा, मूर्धन्य शकार और टा वर्ग आए तो दंत शकार को मूर्धन्य शकार और टा वर्ग को टा वर्ग आदेशित हो जाता है, ऐसा कहा। अब देखिए, अब मोटा मोटा आप समझिए, कहने का इसका अर्थ ये है कि जब दंत शकार पहले शब्द के आखिरी में ये वाला शकार हो, यानी दांत वाला शा हो, और बाद में ये वाला शा हो अथवा टा वर्ग हो, तो जो ये दंत शकार है ना, इसको ये वाला शा हो आदेशित हो जाएगा, और ता वर्ग है तो इसको टा वर्ग आदेशित हो जाएगा। अब जैसे टा आया है तो ता को टा हो जाएगा, और था आएगा तो था को ठा हो जाएगा, दा आया है तो दा को डा हो जाएगा। यानी कि जिस क्रम से ता था जो नंबर का ये वर्ण रहेगा, टा वर्ग का उसी नंबर का वर्ण आदेशित हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, नहीं तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि टा वर्ग, कई बार ये चीज़ें भी रह जाती हैं ना। कहने का मतलब है ये कि देखिए, अगर पहले शब्द के आखिरी में ये वाला सा होगा, बाद में ये होगा, तो इसको ये आदेशित हो जाएगा, ठीक है। टा होगा, ता होगा तो ता को टा आदेशित हो जाएगा, ठा होगा तो था को ठा आदेशित हो गया, डा है डा को डा आदेशित हो जाएगा, धा है तो टा ठा डा और ढा, ढा से ढक्कन, डा को ढा आदेशित अथवा ध, ना है तो ना को टा ठा डा ढा ड़ा आदेशित हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके स्थान पर ये हो जाएगा, 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 इसके स्थान पर ये, और इसके स्थान पर ये हो जाएगा। अब आप सूत्र पर आइए। सूत्र को जैसे ही देखेंगे, उदाहरण देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ रहा है, इसीलिए उदाहरण दिया जाता है। देखिए, उदाहरण जैसे है रामस धन षष्ठा। अब पहली चीज़ देखिए, इसमें दंत शकार है। आप इतना ही देखेंगे तो दंत शकार है, तो यहाँ पर शुद्ध संधि भी हो सकता है, शुद्ध संधि और ष्टुत्व संधि भी हो सकता है। लेकिन फिर फटाक से आपने दूसरे शब्द पर गए तो यहाँ पर देखा आपने कि तालव्य शकार ना होकर मूर्धन्य शकार है, तो इसका मतलब ये ष्टुत्व संधि है। पहली चीज़ कंफर्म हो गई। अब क्या कहता है ष्टुत्व संधि की दंत शकार को आपका मूर्धन्य शकार आदेशित हो जाता है, तो बस आप इसको संधि कर दीजिए, आप इसको मूर्धन्य शकार कर दीजिए, आधा ऐसे हो जाएगा। तो आप लिखिए रामश, अब षष्ठा हो गया रूप, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए, दूसरा उदाहरण आप देखिए। अब देखिए, यहाँ पर टा वर्ग आया है तो भी सा को क्या आदेशित हो जाएगा। ये भी एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहा होगा कि अगर सा के बाद टा वर्ग भी आया है ना, तो भी सा है तो सा को शा आदेशित होगा, मूर्धन्य शा, और ता है तो ता को, और उसके बाद में चाहे टा आए या शा आए, है ना, चाहे मूर्धन्य शा आए और चाहे टा वर्ग आए, पहले शा है तो शा को मूर्धन्य शा ही आदेशित होगा। अब देखिए, यहाँ पे रामस है और यहाँ पे टीका है, तो शर्त ये है कि यहाँ पर
ये भी आ सकता है, टा वर्ग भी आ सकता है शा के बाद, और आपका शा भी आ सकता है ना, दोनों आ सकता है। तो अगर ये यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर बदलाव यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर शा है तो इसको शा लिखा जाएगा। अब देखिए रामस, इसको सा कर देंगे, ये वाला सा हो जाएगा। तो रामस, रामस टीकते, क्या हो गया, रामस टीकते। चलिए अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। राम जाता है, इसका अर्थ होता है राम जाता है, और रामस षष्ठा का अर्थ होता है राम छठवां है। रामस षष्ठा का अर्थ होता है कि राम छठवां है, और रामस टीकते मतलब होता है, रामस टीकते मतलब होता है राम जाता है। अर्थ भी देखते रहिएगा, आयु का कोई भरोसा नहीं है, अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है, पूछ सकता है, भाई कुछ भी बना सकता है प्रश्न, जब उसने कह ही दिया है कि मूल ग्रंथ से कहीं से भी प्रश्न बनेगा। अब देखिए, आप देखिए तत् धन टीका। अब यहाँ पे दंत सकार ना होकर ता वर्ग है, तो ता वर्ग को, जो ता वर्ग जिस स्थान का है, मतलब ता वर्ग का जो पहला वर्ण है, तो पहला ही वर्ण ता वर्ग का आदेशित हो जाएगा, यानी यहाँ पर आधा टा हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे तत् टट टीका बनेगा। क्या बनेगा रो, टट टीका, यानी उसकी व्याख्या। टट टीका का अर्थ होता है उसकी व्याख्या। अब अगला आप उदाहरण देखिए, चक्रिन धन डॉक से। चक्रिन ता वर्ग का है, कौन सा नंबर का वर्ण है, तो ता था दा धा ना, पांचवा वर्ण है। अब हमको यहाँ पर पांचवा वर्ण है, यहाँ पर टा वर्ग आया है ना, टा ठा डा ढा, यहाँ पर चौथा वर्ण है और ये पांचवा है, तो ना को पांचवा वर्ण ही आदेशित होगा टा वर्ग का। तो टा का पांचवा वर्ण क्या है, टा ठा डा ढा डा, तो यहाँ आधा डा हो जाएगा। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, चक्रिण ढोक से, है ना, हो गया। हे कृष्ण तू जाता है, इसका उदाहरण, इसका अर्थ क्या होगा, हे कृष्ण तू जाता है। अगला देखिए आप, शेष धन ता, तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा पेश धन ता बराबर क्या हो जाएगा, पेस्टा। अब ये जो अपवाद दिया था उसके स्वरूप में है कि जब ता वर्ग शा वर्ग से पहले हो, यानी जब मूर्धन्य सा पहले हो, ता वर्ग के बाद में हो, तो जो सात सूत्र दिया था ना, उसके अपवाद के रूप में यहाँ पर जो है पेस्टा ऐसे ही लिख दिया गया है, यानी पसीने वाला। चलिए अगला देखते हैं, पदांत। अब यहाँ पे पदांत 3 दिया गया है, यानी 3 नंबर पे कोई सूत्र दिया गया है, उससे दिया गया है। अच्छा सूत्र आप देखिएगा, ना पदांता टट्टोर नाम, ना पदांता टट्टोर नाम, यानी पदांत के ना पदांत टट्टोर नाम। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है आपका, कि पदांत टा वर्ग, पद के अंत में टा वर्ग से परे नाम प्रत्यय, नाम प्रत्यय तथा नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर, नवति और नगरी शब्द जो नकार है, यानी अगर टा वर्ग से परे नाम प्रत्यय, टा वर्ग से परे नाम प्रत्यय नवति और नगरी शब्दों को छोड़कर, नाम प्रत्यय हो लेकिन नवति और नगरी शब्द ना हो, के नकार को छोड़कर, तथा कोई ता वर्ग वर्ण या सा वर्ग हो, तो उसके स्थान पर टा वर्ग को शा वर्ग आदेशित हो जाता है। जैसे षट धन संता, षट धन संता, तो इसका क्या होगा, षट धन संता, इसका क्या होगा, षट संता, और सकार आदेश नहीं होगा, टा वर्ग या शा वर्ग आदेश नहीं होगा। कहा कि ता वर्ग या वर्ण हो या शकार हो तो उसके स्थान पर टा वर्ग या शा वर्ग आदेशित नहीं होगा। यह अपवाद कहा, एक अपवाद दिया गया है इसका, कि कहीं कहीं संधि कार्य नहीं भी होगा, कहीं कहीं आदेश नहीं भी होगा, और उसके लिए एक वार्तिक लिखा, वार्तिक दिया का क्या दिया कि ना पदांत पदांता टोर नाम, यानी कि
टा वर्ग से परे यानी टा वर्ग के बाद में नाम प्रत्यय यानी नवति और नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर नाम प्रत्यय को छोड़कर कोई भी ता वर्ग का वर्ण आवे तो शा हो, तो ता वर्ग का वर्ण हो या शा हो, टा वर्ग से परे यानी टा वर्ग के बाद में यदि, अभी स्टोना यही कह रहा था ना कि जब दंत सकार और टा वर्ग के बाद जो है मतलब दंत शकार और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य शकार या टा वर्ग आवे तो वहाँ पर ये संधि होगा। लेकिन एक जो है अपवाद दे दिया गया है कि इसमें कहा कि टा वर्ग पहले हो और बाद में दंत शकार हो, टा वर्ग पहले हो और बाद में टा वर्ग नाम प्रत्यय हो और उसमें नगरी और जो है नवत शब्द को छोड़कर, और उसके बाद में यदि ता वर्ण हो और सा हो तो वहाँ पर संधिकार मतलब शा को शा आदेशित नहीं होगा, जो जैसे कि आपने उसमें शुद्ध संधि में पढ़ा था 7 वाला सूत्र, वैसे यहाँ भी कुछ नियम लग रहा है। तो कह रहा है जैसे शत धन संता है, शत धन संता है, इसमें क्या था कि टा वर्ग बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टा वर्ग पहले आया है और दंत शकार बाद में आया है ना। तो अब यहाँ पर जो है ना इस जो टा है इसको जो है शा आदेशित नहीं होगा, इसको सा आदेशित नहीं होगा, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाएगा और रूप आपका क्या बन जाएगा, षट संत। अब षट ते है तो देखिए टा वर्ग के बाद ता वर्ग आया है, ता आया है, तो यहाँ पर भी संधिकार नहीं होगा, षट ते ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। परंतु षड नाम, षड नाम अब वही है कि नाम और नगरी इत्यादि को छोड़कर, परंतु षड नाम बराबर होगा षड नाम, टा ठा डा है ना तो ना को डा हो जाएगा, है ना। परंतु जो षड और नाम है ना इसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर संधि होगी, डा को टा ठा डा ढा ड़ा, ना हो ता था दा ना है तो इसको भी जो है अंतिम वाला आदेशित हो जाएगा, ना का यहाँ पर डा हो जाएगा और यहाँ पर शरणाम हो जाएगा रूप। और षड नवती है तो नवती में भी कहा था कि इन दोनों शब्दों को छोड़कर, तो यहाँ भी क्या होगा, षड नवती है तो शरण नवती ये रूप बनेगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। षड नगरिया, अब नगरी भी है तो यहाँ पर षड नगरिया है तो यहाँ पर शरण नगरिया होगा, में टा आदेश हो जाता है। इन 3 जो उदाहरण दिए हैं इनमें टा आदेशित हो जाता है, यानी टा वर्ग इसमें आदेशित हो गया है, ठीक है। अब अगला चौथा देखिए, चौथा दिया गया है कि यदि ता वर्ग, कह रहा है कि यदि ता वर्ग किसी अक्षर के बाद शा आवे, यदि ता वर्ग जो है उसके किसी भी अक्षर के, ता वर्ग में 5 अक्षर आते हैं तो 5 अक्षर में से भी किसी भी अक्षर के बाद शा आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। अब यहाँ पे चुना सूत्र कहता है कि दंत सकार टा वर्ग के किसी भी, ता वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद यदि शा आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार नहीं होता है, ऐसा कहा। और ये कहा एक सूत्र लिखकर कहा तोशी यानी तो ती, ता वर्ग के बाद अगर शा आवे तो उस ता वर्ग को शा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उस ता वर्ग को शा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम ये भी देख लीजिए क्यों नहीं होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं, उदाहरण आपने देखा। तोशी सूत्र कह रहा है कि जब ता वर्ग के बाद सा आए तो ता वर्ग को शा नहीं होगा, शा उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होगा। देखिए सन धन षष्ठा है तो सन षष्ठा ही लिखा जाएगा तोशी सूत्र के हिसाब से, है ना। सन धन षष्ठा है तो तोशी सूत्र के हिसाब से सन षष्ठा ही लिखा जाएगा, क्योंकि पहले ता वर्ग आया है और उसके बाद आपका मूर्धन्य शा आया है, तो जो ये मूर्धन्य शा है ये इसके ना के स्थान पर नहीं होगा, ना के स्थान पर मूर्धन्य शा नहीं होगा, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। चलिए अब 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है, और 14 नंबर पैराग्राफ पे कह रहा है कि जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, अंतस्थ कितने हैं, 11 लवांतस्थ है ना, 4 वर्ण हैं, और
किसी भी व्यंजन के उपरांत झस अर्थात किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिगणित हो जाता है। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरित्रार्थ होती है। पदांत वर्ण में तो आगे आने वाली विधि प्रवृत्त होती है। जैसे देकर के आप देखिए, ये झलाम जसंतो झसी, झलाम जस झसी, ये झल जस प्रत्याहार उसका जशत्व संधि की जश्त्व संधि है। एक तीसरी संधि आप लिख लीजिए जश्त्व संधि, ये संधि है तीसरी संधि व्यंजन संधि की, उसका दिया गया है ये उदाहरण। तो कह रहा है कि जब झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ, अनुनासिक और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के उपरांत। ऐसे व्यंजन जो अंतस्थ हैं, अनुनासिक हैं और इनको छोड़कर, अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर किसी व्यंजन के उपरांत जब झस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो किसी वर्ग का तीसरा अथवा चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन को जस अर्थात में परिगणित हो जाता है। जश में परिगणित हो जाता है, यानी तीसरा उसका आदेशित हो जाता है। उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वह वर्ण है उसी का तीसरा वर्ण आदेशित हो जाता है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब झस प्रत्याहार के उपरांत, कह रहा है कि जब अनुनासिक व्यंजनों को छोड़ करके उपरांत जस आवे, यानी जस प्रत्याहार आवे, तो किसी व्यंजन के उपरांत जब जस प्रत्याहार आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन यानी जस में परिगणित हो जाता है, यानी तृतीय वर्ण में परिगणित हो जाता है। और जिनमें से जो यारा लावा है और अनुनासिक व्यंजन है, इन व्यंजनों को छोड़ करके जस में परिवर्तित हो जाता है, यानी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। ऐसे जो है कि सूत्र से हिसाब से झलाम जस जैसे सूत्र के हिसाब से हुआ है। चलिए आगे इसको समझते हैं। इसको आगे समझने के लिए हम लोग पेज नंबर 54 पर चलेंगे। जैसे बद धन धा, अब बद जो है वो व्यंजन है, ना अनुनासिक है ना अंतस्थ है, और उसके बाद जो है आपका जस प्रत्याहार का वर्ण है, तो आपका जो है ये इसका जो है तीसरा वर्ण आदेशित, अपने वर्ग का ये तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ता वर्ग का है तो ता था और दा, तो यहाँ पर दा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बद्धा हो जाएगा। सन धन धा, पर धा है तो धा का तीसरा अक्षर धा किस वर्ग में आता है? तो ता था धा ता वर्ग में आता है। ता का तीसरा वर्ण क्या होगा? ता था दा हो जाएगा और सन्नद्धा हो जाएगा। इस तरीके से रूप बनेगा। नमो नमः मित्रों। और जशत्व संधि का मतलब थोड़ा और अच्छे कंटेंट लेकर के कल हम उपस्थित होंगे पुनः, और अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। थोड़ा सा अभी थकान सी लग रही है और इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं समझाने में भी थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं कल जो है थोड़ा एनर्जीफुल रहूँगी तो और अच्छे से इसको समझा पाऊँगी। और ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। नमः संस्कृत है। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। नमो नमः।